कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर पीएचडी व्याख्यान का शीर्षक है मैथ्यू आर्नल्ड की काव्य दृष्टि। विचार बिंदु हैं कविता और समाज, कविता और आलोचना, कविता और जीवन, काव्य और नैतिकता, औद्योगिक विकास, विज्ञान और समाज। मैं प्रोफेसर राजमुनि, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम आपसे यहाँ पर बातचीत करेंगे मैथ्यू आर्नल्ड के विषय में, उनकी काव्य दृष्टि के संबंध में। इससे पहले हम कुछ संक्षेप में उनके बारे में आपसे बात करते हैं। यह इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध आलोचक और कवि और निबंधकार रहे। इनके अगर समय की बात की जाए तो इनका समय सन 1822 से और 1888 के बीच माना जाता है। और इनके पिता जो थे, इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो थे थॉमस आर्नल्ड। इनके पिताजी जो है एक प्रसिद्ध इतिहासविद हुआ करते थे। सन 1857 में इनकी जो नियुक्ति हुई वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ पोइट्री के सम्मानित पद पर हुई और 1833 तक वे इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर कार्य करते रहे। और अगर हम आगे देखें तो मैथ्यू आर्नल्ड ने उनके जो जीवन का जो आरंभ है उसमें सबसे पहले उन्होंने काव्य रचना से प्रारंभ किया। सन 1840 और 1843 में उन्होंने अपनी काव्य कृतियों का इतना विस्तार किया, इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि उनको अनेकों अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया। सन 1853 में प्रकाशित उनके जो काव्य संग्रह हैं वो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं, द डोवर बीज और पोइम्स बाई मैथ्यू आर्नल्ड, द स्कॉलर, जिप्सी, सोहराब एंड रुस्तम जैसी अनेक प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं जिनमें अनेक कविताएं संकलित की गई हैं। और अगर समय के साथ साथ एक बात बहुत ध्यान से इनके विषय में देखी तो पाया गया कि मैथ्यू आर्नल्ड का जो सबसे अधिक जो रुचि थी, जो रुझान था, वो था गद्य में बढ़ता गया और परिणाम स्वरूप इनकी जो कविता का जो मूल जो भूमिका थी वो धीरे धीरे करके कम होती गई। अब हम देख लेते हैं कि इनकी जो काव्य कृतियां हैं, जो महत्वपूर्ण आलोचनाएं हैं, जो विशेष रूप से इंग्लैंड के समाज में ही नहीं बल्कि विश्व के पूरे देशों में चर्चा का विषय रहीं, वे इस प्रकार हैं। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, यह है सन 1877 में। और ये कह रहे हैं लिटरेचर एंड ड्रामा, ये 1873 में। और कल्चर एंड एनार्की, ये 1869 में। इसी के साथ एक और रचना है इनकी, एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये पहली सीरीज और सेकंड सीरीज, ये 1888 में। इस रचना के विषय में बताया जाता है कि यह जो इनकी रचना है वो इनके मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी जो उपलब्धियां हैं वो इतनी अधिक हैं कि उनको यहाँ गिना पाना संभव नहीं है। ऑक्सफोर्ड में उनका एक सबसे पहला जो व्याख्यान हुआ वो हुआ ऑन द मॉडर्न एलिमेंट इन लिटरेचर और वर्ड्सवर्थ के काव्य संग्रह की भूमिका, द स्टडी ऑफ पोइट्री, विशेष रूप से इनके साथ उल्लेखनीय रही। और मैथ्यू आर्नल्ड के आलोचक जीवन का जो प्रारंभ का जो समय है वो सन 1857 के लगभग ऑक्सफोर्ड में जब प्रोफेसर रहे उसके बाद के समय से वह प्रारंभ होता है। अंग्रेजी साम्राज्य अपने वैभव और अपनी आर्थिक संपन्नता और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से उनका जो समय था वो भौतिक समृद्धि का एक समय रहा था। और इस समय इनके समय जो डार्विन, मार्क्स और उनके जो अन्य जो विचारों के प्रचारक हैं वो हो चुके थे। और इंग्लैंड का जो मध्य वर्ग है उसमें एक चीज़ बहुत ख़ास देखने को मिली इनके समय, उसमें नैतिक मान्यताओं की दृष्टि से वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। यानी भौतिक विकास तो वो लोग कर चुके थे लेकिन नैतिक विकास की जो एक सीमा रेखा थी वो बहुत कम पड़ चुकी थी, या उसकी जो प्रक्रिया है वह कम हो चुकी थी। इसी वजह से मैथ्यू आर्नल्ड की लेखन की और विचारिकी की सबसे बड़ी एक चिंता थी, वह थी नैतिकता।
यानी उसकी जो चुनौतियां हैं, उसकी स्थापना की जो चुनौतियां हैं, वह इनके लेखन में सबसे महत्वपूर्ण रहीं। अब हम देख लेते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड की जो काव्य दृष्टि है वो किन किन बिंदुओं पर सबसे प्रमुख रूप से केंद्रित रही। इसमें आप पाएंगे कि मैथ्यू आर्नल्ड की जो काव्य दृष्टि है वह कविता और जीवन और कविता और समाज, ये दो पक्षों पर सबसे अधिक इन्होंने ध्यान दिया। मैथ्यू आर्नल्ड के साहित्यिक जीवन का जो प्रारंभ मैं आपको अभी बता चुका हूँ, और मैथ्यू आर्नल्ड की सबसे बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने काव्य को मनुष्य से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ माना। वो कहते हैं कि कविता मनुष्य से अलग हो ही नहीं सकती है। और इन्होंने एक बात पर और विशेष ध्यान दिया, ये कहते हैं कि यह नहीं देखना चाहिए कि कविता क्या है, ये देखना चाहिए कि कविता का कार्य क्या है। मैथ्यू आर्नल्ड ने हमारा ध्यान सबसे और आकर्षित किया कि जैसे जैसे हम नवीन खोज करेंगे वैसे वैसे हमें काव्य के समीप जीवन को समझने के लिए जाना होगा, और हमें काव्य से ही शांति एवं शक्ति प्राप्त होती है। और काव्य और विज्ञान के संबंध में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। ये कहते हैं कि काव्य के बिना विज्ञान अधूरा है, और भविष्य में काव्य, दर्शन एवं धर्म का भी जो कुछ भी ऐसा तत्व होता है जिसको स्वीकार किया जा सकता है, जिसको माना जा सकता है, उसे ग्रहण कर लेगा। इसके विषय में इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं में कहा है कि मोर एंड मोर मेक मैन काइंड विल डिस्कोर्स दैट वी हैव टू टर्न टू पोइट्री टू इंटरप्रेट लाइफ फॉर अस, टू कॉन्शियस टू सस्टेंस अस। विदाउट पोइट्री आवर साइंस विल appear incomplete, and most of what now pass with us for religion and philosophy will be replaced by poetry। फिर आगे कहते हैं कि काव्य की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो कहते हैं कि जो काव्य है वो जीवन की व्याख्या होती है। इसी बात को वो अपनी रचना में बताते हैं कि पोइट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। और सत्य तो यह है कि उनका यह भी मत था कि साहित्य और उसकी जो समस्याएं हैं जीवन की समस्याओं के साथ जुड़ी हुई होती हैं, यानी साहित्य की समस्याएं जीवन की समस्याएं से अलग हो ही नहीं सकती हैं। इसलिए वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि देखिए, जब आप साहित्य का मूल्यांकन करेंगे तो उसमें जीवन के संदर्भ में उसका मूल्यांकन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन से असंबद्ध साहित्यिक सौंदर्य की मीमांसा जो होती है, जो विवेचना होती है, जो विश्लेषण होता है, वो निराधार होगा। इसलिए आर्नल्ड ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा। बहुत स्पष्ट भाषा में उन्होंने कहा कि जीवन और साहित्य एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। कहा और कि लोक कल्याण को सबसे अधिक महत्व दिया। आपका मानना था कि साहित्य वही बेहतर है जो जन कल्याण में संलग्न हो, और लोक कल्याण की बात वो बराबर उठाता रहे। साहित्य का आदर्श तथा कसौटी भी जन कल्याण ही माना। इस प्रकार आर्नल्ड की दृष्टि में काव्य का जो प्रयोजन है वह आनंद न हो करके मानव की पूर्णता का ज्ञान कराना है, यानी मानव का आत्मविकास और समाज का उत्थान करना है। यानी याद आते हैं यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत, वो कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। लगभग इसी तरह की बात मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि काव्य कोई आनंद की वस्तु नहीं है। काव्य वही उत्तम होगा जो समाज का उत्थान करेगा, समाज के विकास में अपना सबसे अधिक योगदान देगा। वे कहते हैं कि फिर अपनी बात को स्पष्ट करेंगे, साहित्य का मूल्यांकन दो तरीके से होना चाहिए, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को ध्यान में रख करके उसका मूल्यांकन करना चाहिए। और कहते हैं कि साहित्यकार की जो महानता इस बात में नहीं है कि उसकी कला की दृष्टि से कितना महान है, साहित्य रचा है, उसका ध्यान इस बात पर भी होना चाहिए कि साहित्य ने युग की साहित्य और सामाजिक आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा किया है। वास्तव में उनकी इस विचार दृष्टि का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है समकालीन परिस्थितियाँ। और बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि
कोई भी रचनाकार, किसी भी देश का जो रचनाकार होता है वो अपनी समकालीन परिस्थितियों से अलग रहकर साहित्य सृजन कर ही नहीं सकता है। उन दिनों इनके समय दो तरह की चीज़ें थी। एक और वैज्ञानिक प्रगति से उत्पन्न वैभव यानी भौतिक विकास, और दूसरी ओर निर्धनता, हिंसा और सामाजिक सुरक्षा का अभाव। ये दो चीज़ें दिख रही थी। इन दोनों पर ही इन्होंने गंभीरतापूर्वक चिंतन और मनन किया। अब कहते हैं कि उत्तम साहित्य की अगर रचना की जाए तो उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके विषय में बताते हैं कि किसी महान कृति का चयन करना चाहिए। यानी साहित्यकार जो है किसी ऐसे विचार का चयन करे जो महान हो और उसे प्रस्तुत करे, वह आनंद कर सके और उसका आनंद संपूर्ण कृति के विविध अंगों के लिए होना चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि समान कार्य यानी जिसे एक्शन आप कहते हैं, और दूसरा है कथानक यानी प्लॉट, इन दोनों को वो सबसे अधिक महत्व देते हैं। मानव को कैसे सुखी बनाया जाए, इससे गंभीर और महत्वपूर्ण बात और कोई समस्या नहीं हो सकती। वास्तविक कला वही होगी जो परम आनंद की सृष्टि करे। यानी आनंद की सृष्टि वहाँ होनी चाहिए जहाँ समाज का हित छिपा हुआ हो। यह कसौटी या कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। वो कहते हैं कि इन दोनों ही स्थितियों में यह बात बिल्कुल स्वीकार करने योग्य है। आर्नल्ड आगे कहते हैं कॉमेडी के विषय में, ट्रेजेडी के लिए तो उन्होंने बताया कि ट्रेजेडी का उद्देश्य भी आनंद की सृष्टि करना है, लेकिन वो आगे बताते हैं कि यही कहा कि भाई पात्रों को निरंतर कष्ट सहन करते हुए ही नहीं दिखाना चाहिए, उन्हें आपत्ति का प्रतिरोध संघर्ष में संलग्न भी रचनाकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। कॉमेडी के विषय में कहते हैं कि दिन प्रतिदिन की बातें, समसामयिक छोटी मोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन ट्रेजेडी में जो अधिक अर्थपूर्ण और गंभीर कलाकृति होती है, प्राचीन गरिमामय विषय ही अपनाना चाहिए। इसके विषय में उन्होंने बताया है कि वह सत्य काव्य में वस्तु सत्य यानी ट्रुथ ऑफ मैटर, वर्णन सत्य एवं उच्च गंभीरता हाई सीरियसनेस को सबसे जरूरी तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। काव्य के लिए कहते हैं कि देखिए सुंदर भी हो, सत्य भी हो और कल्याणकारक भी हो। नो वन कैन डिनाई दैट इट इज ऑफ एडवांटेज ऑफ पोएट टू डील विद ए ब्यूटी वर्ल्ड। साथ ही वो काव्य के लिए स्थायी एवं शाश्वत विषयों को सबसे अधिक मानते हैं, और यह भी कहते हैं कि मॉडर्ननेस और एंटीक्वाइट ऑफ एन एक्शन हैज़ नथिंग टू डू विद इट्स फिटनेस फॉर पोइटिकल रिप्रेजेंटेशन। अर्थात कार्य की आधुनिकता या प्राचीनता से काव्य विषय की उपयुक्तता का कोई संबंध नहीं है, और कार्य का तिथि या उसके काल से भी कोई लेना देना नहीं, इतना महत्व नहीं है। लेकिन कहते हैं कि उसका झुकाव पुरातन विषयों के प्रति ही है, क्योंकि इस बात को फिर वो आगे कहते हैं अपनी रचनाओं में, ए ग्रेट ह्यूमन एक्शन ऑफ 1000 years ago is more interesting to it than a smaller human action of today। आर्नल्ड कहते हैं कि उत्तम काव्य के लिए महान कार्य के साथ साथ उत्कृष्ट शैली को भी आवश्यक मानते हैं। उत्कृष्ट शैली बताते हैं कि यह शैली काव्य में तब आती है जब काव्यात्मक मनोवृत्ति वाला उच्चादर्श व्यक्ति किसी गंभीर विषय का सरलता और स्वच्छता के साथ उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको प्रस्तुत करता है। अब फिर वह यहाँ पर अपनी बात को क्लियर करते हैं। वो कहते हैं कि एक और वह काव्य शैली में अर्थ गांभीर्य और कशावट, शुद्धता, स्पष्टता को, संगीतात्मकता को भी अनिवार्य गुण मानते हैं, और दूसरी ओर वो ये भी बात कहते हैं कि गद्य शैली के संबंध में
कि उसमें क्या होना चाहिए, नियमितता यानी रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक रूपता यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एवं संतुलन भी होना चाहिए यानी बैलेंस भी वो हो। आर्नल्ड कहते हैं कि जिस कविता में नीति के प्रति विद्रोह होगा उसमें जीवन के प्रति भी विद्रोह होगा, यानी जो काव्य नीति का विरोध करेगा वो मानव जीवन का भी विद्रोही कहा जाएगा। कविता अगर नीति से उदासीन होगी तो ये मान के चलिए कि वो जीवन से भी उदासीन है। इस प्रकार वो कविता में नीति का जो तत्व है उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। आगे बताते हैं कि आलोचक के संबंध में मैथ्यू आर्नल्ड का जो मत है वो क्या है। वो बताते हैं कि पहले आलोचक थे और बाद में कवि हुए, ऐसा इनके बारे में माना जाता है। बताते हैं कि यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि वह आलोचनाकार को सृजनात्मक शक्ति का कार्य बताते हुए इस बात को साफ करते हैं कि आलोचना के बिना उत्कृष्ट कृति का निर्माण ही असंभव है। यानी जब तक किसी कृति की आलोचना नहीं होगी तब तक कोई बेहतरीन कार्य नहीं हो सकता है। यानी आलोचना नकारात्मक कार्य नहीं है, वो एक सकारात्मक कार्य है, क्योंकि युग को पहचानने के लिए आलोचना शक्ति बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। इस प्रकार आर्नल्ड की दृष्टि में रचनात्मक साहित्य जीवन की आलोचना है और आलोचना का सबसे पहली जो ड्यूटी है, वो कर्तव्य है, वो क्या है, वह विश्व के सर्वोच्च ज्ञान एवं विचारों से परिचित हो। यानी उसे समझने के लिए सच्ची और नई भावनाएं रचनाकार के अंदर होनी चाहिए। तभी तो वो कहते हैं कि ए डिस्टेंट endeavor of learn and propagate and mean best that is know and thought in the world and thus the established in the current of fresh and true ideas। वो कहते हैं कि आलोचक में मुख्य रूप से 3 गुण होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला वो बताते हैं कि आलोचक जब किसी वस्तु या व्यक्ति या विचार को देखे वो निरपेक्ष रूप से देखे और उसे समझकर तब उसका अध्ययन करे। दूसरा बताते हैं कि आलोचक में एक मिशनरी स्पिरिट होनी चाहिए, जो कुछ उसने अपने प्रगाढ़ अध्ययन या मनन से प्राप्त किया है उसे वह क्या करे, अपने पास रखे नहीं, क्योंकि ज्ञान अपने पास रखने से संकुचित हो जाता है और वह उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो वो कहते हैं उसको हस्तांतरित करे। मिशनरी स्पिरिट का मतलब है कि चीज़ों को हस्तांतरित कीजिए, बेहतर चीज़ों को जानिए, बताइए और आगे बढ़ाइए, विश्व में परिवर्तन आ सके। वो कहता है कि सारे संसार में जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, इसी की बदौलत आते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि लेखकों के प्रति कि वह एक ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें लेखक साहित्य की सर्जना कर सके। यानी जो आलोचक है वो इस तरह का अगर माहौल नहीं बना पाता है, माहौल क्रिएट नहीं कर पाता है कि कोई भी रचनाकार एक बेहतर कार्य कर सके, तो उसकी आलोचना का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार आर्नल्ड बताते हैं कि आलोचक क्या करता है, समाज में स्वस्थ साहित्य एवं उच्च कोटि के ज्ञान का वाहक है। कितनी बड़ी बात कही है कि जो आलोचक होता है उसकी मानसिकता अगर संकुचित और पूर्वाग्रह से मुक्त है तो वो क्या करता है, उच्च कोटि के ज्ञान का मैसेंजर है, वो समाज में मैसेज देता है, वाहक है, उसको ले जाता है। तभी तो बताते हैं कि कल्चर एंड एनार्की में आलोचक को समाज का सर्वाधिक चेतन और नैतिक प्राणी मानते हैं कि इससे बड़ा दुनिया में कोई चेतनशील प्राणी हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसके बाद भी मैथ्यू आर्नल्ड पर अनेक विद्वानों ने अनेक आरोप लगाए, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मैथ्यू आर्नल्ड ने काव्य, जीवन, आलोचना और समाज, इन तीनों के अंतः संबंध पर बहुत गंभीरतापूर्वक चिंतन और मनन किया और यह
समाज में, इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि आज हम भारतीय भी इसका अध्ययन कर रहे हैं कि आलोचना, जीवन और साहित्य तीनों का जो संबंध है वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो सकते। इस बात को मैथ्यू आर्नल्ड ने अपने आलोचना कर्म के माध्यम से और उससे बताने का प्रयास किया है। और वो कहते हैं कि कोई भी कार्य करिए वो न्याय संगत और समाज सापेक्ष हो, यही मैथ्यू आर्नल्ड का सबसे बड़ा संदेश है। और उनके बारे में एक बात और कही जाती है कि लोग कहते हैं कि वो क्रांतिकारी थे, वास्तव में क्रांतिकारी नहीं थे। वे क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि समय के साथ साथ साहित्य को भी समाज निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। बस आज इतना ही इस विषय पर मैंने आपसे बात की। इसके बाद हम और अन्य पाश्चात्य आलोचकों पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।